हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिव्य डायरेक्शन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बीएड फोर्थ सेमेस्टर की। इस वीडियो में हम देखेंगे पेपर कोड 113 के यूनिट नंबर 1 को। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि एग्ज़ाम एकदम पास आ चुका है, तो एग्ज़ाम की दृष्टि से यूनिट 1 को कवर करेंगे। पूरा इसमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इस वीडियो के माध्यम से आपको थ्योरी में लिखने में कुछ ज़्यादा ही हेल्प मिलेगा। तो चलिए देखते हैं। यूनिट नंबर 1, पेपर का नाम है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। चलिए देखते हैं। शैक्षिक तकनीकी यानी कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी क्या है? शैक्षिक तकनीकी दो शब्दों के योग से बना है। शिक्षा प्लस तकनीक यानी कि एजुकेशन प्लस टेक्नोलॉजी। तो चलिए अब देखते हैं शिक्षा और तकनीक क्या होता है। शिक्षा की उत्पत्ति संस्कृत के शिक्ष धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है विद्या प्राप्त करना। वहीं अंग्रेजी में शिक्षा का पर्याय एजुकेशन है, जो लैटिन भाषा के एजुकेटम शब्द से बना है, जिसका अर्थ है शिक्षण की कला। आगे देखते हैं। यूनिवर्सल डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज के अनुसार शिक्षित करना, प्रशिक्षण देना, यानी कि शिक्षा का अर्थ मस्तिष्क तथा चरित्र का विकास करना। तीसरा, किसी विशेष राज्य की शिक्षा व्यवस्था। हमने शिक्षा का अर्थ समझ लिया। अब यहीं देखते हैं तकनीक क्या होता है। तकनीक शब्द अंग्रेजी के टेक्नोलॉजी शब्द का पर्याय है, यानी कि तकनीक का अंग्रेजी वर्ड टेक्नोलॉजी है। तकनीक का अर्थ दैनिक जीवन में वैज्ञानिक ज्ञान का प्रयोग करने की विधियाँ। तकनीक यानी कि टेक्नोलॉजी ग्रीक शब्द टेक्निकास से बना है, जिसका अर्थ होता है कला, कौशल या तरीका। अब आगे देखते हैं। इस प्रकार शैक्षिक तकनीक का शाब्दिक अर्थ शिक्षा के क्षेत्र में तकनीक का प्रयोग करना है, अर्थात शिक्षा के क्षेत्र में तकनीकी साधन एवं उपकरणों का प्रयोग शैक्षिक तकनीकी है। ये हम लोग संकुचित अर्थ में देखते हैं। अब यहीं देखते हैं व्यापक अर्थ में शैक्षिक तकनीक का क्या अर्थ होता है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सहज, सरल, सक्षम तथा प्रभावशाली बनाने के लिए वैज्ञानिक तकनीकी, मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों तथा विधियों का उचित प्रयोग करना शैक्षिक तकनीकी कहलाता है। अब आगे देखते हैं। कुछ शिक्षाविदों यानी कि विद्वानों ने परिभाषा दिया। शैक्षिक तकनीकी परिभाषा क्या होती है? तक्सी सेकमाटो के अनुसार शैक्षिक तकनीक की परिभाषा को देखते हैं। शैक्षिक तकनीक को व्यवहारिक अथवा प्रयोगात्मक अध्ययन माना जाता है, जो शैक्षिक उद्देश्यों, पाठ्यवस्तु, विधियों, शिक्षण सामग्री, वातावरण, छात्रों के व्यवहार, अनुदेशन के व्यवहार तथा उनके पारस्परिक संबंधों को अधिक प्रभावी बनाता है। ये था तक्सी सेकमाटो के अनुसार। अब नेक्स्ट देखते हैं दूसरा, GOM लेथ के अनुसार अधिगम और अधिगम की परिस्थितियों के वैज्ञानिक ज्ञान का प्रयोग जब शिक्षण व प्रशिक्षण को सुधारने तथा प्रभावशाली बनाने में किया जाता है, तब उसे शैक्षिक तकनीक कहा जाता है। तीसरा देखते हैं। MS कुलकर्णी के अनुसार शैक्षिक तकनीक का परिभाषा क्या होता है? तकनीकी तथा वैज्ञानिक आविष्कारों व नियमों को शैक्षिक प्रक्रिया में प्रयोग करने को ही शैक्षिक तकनीकी कहा जाता है। फोर्थ नंबर है। शिव के मित्रा के अनुसार शैक्षिक तकनीकी को
उन पद्धतियों और प्रविधियों का विज्ञान माना जाता है जिनके द्वारा शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त किया जाता है। आगे देखते हैं। कह सकते हैं हम लोग शैक्षिक तकनीक से संबंधित विवरण के आधार पर कहा जा सकता है यह कि ऐसा व्यापक विषय है, शैक्षिक तकनीक ऐसा व्यापक विषय है जो सैद्धांतिक रूप से वैज्ञानिक सिद्धांतों, पद्धतियों, नियमों एवं संरचनाओं पर आधारित है तथा इसे आधार पर शिक्षक के व्यवहारिक पक्ष को प्रभावी बनाया जा सकता है। अब अगले पॉइंट को देखते हैं। शैक्षिक तकनीक के स्वरूप यानी कि नेचर ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। शैक्षिक तकनीक के 3 प्रमुख पक्ष हैं। अदा, प्रदा, अदा, प्रक्रिया, प्रदा। अदा मीन्स आउटपुट, प्रदा प्रक्रिया, प्रोसेस, प्रदा आउटपुट, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट के आधार पर ही शैक्षिक तकनीक के स्वरूप को निर्धारित किया गया है। चलिए देखते हैं। पहला है इनपुट यानी कि अदा। इसके अंतर्गत छात्रों का पूर्व व्यवहार ज्ञात किया जाता है। पूर्व ज्ञान के अंतर्गत छात्रों की क्षमताओं, निष्पत्ति एवं अभिप्रेरणा स्तर को ज्ञात किया जाता है। शिक्षण योग्यता, शिक्षण प्रशिक्षण विधि के प्रयोग का कौशल तथा सहायक सामग्री, अभिप्रेरणा की समुचित प्रविधियों का प्रयोग भी इसी पक्ष के अंतर्गत किया जाता है। प्रोसेस यानी कि प्रक्रिया में देखते हैं। इसके अंतर्गत पाठ्य वस्तु को क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत करने हेतु शिक्षण व्यूहरचना एवं युक्तियों का चयन किया जाता है। अगला, शिक्षण सहायक सामग्री एवं अभिप्रेरणा की समुचित प्रविधियों का प्रयोग किया जाता है। तीसरा पॉइंट है प्रदा यानी कि आउटपुट। प्रदा आउटपुट, इसके अंतर्गत पाठ्यवस्तु का उसकी विशेषताओं के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है। दूसरा पॉइंट है मूल्यांकन हेतु मापन विधियों का चयन व मानदंड परीक्षाओं की रचना की जाती है। अब अगला पॉइंट देखते हैं। शैक्षिक तकनीक के उद्देश्य क्या हैं? पहला उद्देश्य है शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में अपेक्षित सुधार लाना। दूसरा, शिक्षा के उद्देश्य का निर्धारण व परिभाषीकरण करके व्यवहारिक रूप में उनके उद्देश्य लिखना। तीसरा है पाठ्यवस्तु का विश्लेषण व तथ्यों का क्रमबद्ध प्रस्तुतिकरण करना। चौथा पॉइंट है ज्ञान का संचय, प्रसार एवं विकास करना। और शैक्षिक तकनीक का 5वां उद्देश्य है पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु समुचित व्यूहरचनाओं का चयन व उनका प्रयोग करना। 6वां नंबर है छात्रों की उपलब्धि का मूल्यांकन करना। ये हैं शैक्षिक तकनीक के उद्देश्य। अब समझते हैं शैक्षिक तकनीक की अवधारणा एवं विशेषताएं। शैक्षिक तकनीक की अवधारणाएं क्या हैं? पहला है शैक्षिक तकनीकी संप्रेषण विधि एक जैविक प्रणाली है, इसीलिए मानव व्यवहार को सही प्रकार से समझने के लिए संप्रेषण के विशेष क्षेत्र की जानकारी प्राप्त करना अनिवार्य रूप से सहायक होता है। दूसरा पॉइंट है जब व्यक्ति संप्रेषण के विस्तार हेतु अपनी जैविक प्रणाली से भिन्न अथवा बाहरी तत्व या भौतिक उपकरण का प्रयोग करता है, तब इन उपकरणों अथवा युक्तियों को संप्रेषण के माध्यम के रूप में परिभाषित किया जाता है। इनमें दूरदर्शन, रेडियो, फिल्म, टेप रिकॉर्डर, कंप्यूटर आदि प्रमुख हैं। ये हो गया दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट है
प्रशिक्षण संस्थानों के द्वारा प्रभावी शिक्षकों को तैयार किया जा सकता है। चौथा, शिक्षण को वैज्ञानिक रूप से विश्लेषण किया जा सकता है। पांचवा है, शिक्षण सिद्धांतों का प्रतिपादन किया जा सकता है। अब आगे देखते हैं। शैक्षिक तकनीक की विशेषताएं। हमारा पॉइंट है शैक्षिक तकनीक की विशेषताएं क्या होती हैं। हमने शैक्षिक तकनीक को समझ लिया, उसके उद्देश्य को समझ लिया, अवधारणाएं देख ली। अब देखते हैं शैक्षिक तकनीक की विशेषताओं को। पहला है वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं उसके प्रयोग पर आधारित विषय है। ये जो शैक्षिक तकनीकी है वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं उसके प्रयोग पर आधारित विषय है। दूसरा, शैक्षिक तकनीक का आविर्भाव यानी कि उत्पत्ति। शैक्षिक तकनीकी नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। छात्र एवं अध्यापक के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन संभव है। दूसरा, यह तकनीकी मानवीय प्रगति की गति में वृद्धि करने में सहायक है। अगला पॉइंट है शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न नवीन अवधारणाओं तथा माइक्रो शिक्षण, अनुकरणीय शिक्षण, अभिक्रमित अध्ययन, अंतःक्रिया विश्लेषण, वीडियो टेप, शिक्षण मशीन व कंप्यूटर आदि का प्रयोग इस तकनीक की ही देन है। अगली विशेषता को देखते हैं। शैक्षिक तकनीकी का आविर्भाव वर्तमान समाज में हुए परिवर्तनों तथा जनसंख्या के क्षेत्र में हुई वृद्धि एवं ज्ञान के उन्मेष का परिणाम है। अगली विशेषता को देखते हैं। शिक्षण विधियों, प्रविधियों, युक्तियों व उद्देश्यों के निर्धारण आदि में अपेक्षित परिवर्तन संभव है शैक्षिक तकनीक के द्वारा। अगला पॉइंट है शैक्षिक तकनीक में टीएलएम का प्रभावी प्रयोग होता है। नेक्स्ट, शिक्षण व अधिगम प्रक्रिया का व्यवहारिक रूप होता है। विकासशील प्रभावोत्पादक पक्षों पर आधारित होता है शैक्षिक तकनीक। अब अगला पॉइंट देखते हैं। अब देखते हैं शैक्षिक तकनीक तथा शिक्षण तकनीक में अंतर, यानी कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी और टीचिंग टेक्नोलॉजी में क्या डिफरेंट होता है, इसको समझते हैं। सबसे पहले इसके प्रवर्तक को देखते हैं। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के प्रवर्तक हैं 20 फॉक्स सिडनी व ई हैडन महोदय। यहीं टीचिंग टेक्नोलॉजी के हैं हर्बर्ट, हंट, मॉरिसन, ग्लेसर आदि। अर्थ के आधार पर इन दोनों में क्या अंतर होता है? अर्थ के आधार पर एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में अधिगम की क्रियाओं एवं परिस्थितियों को क्रमबद्ध तथा वैज्ञानिक रूप प्रदान करना होता है। वहीं टीचिंग टेक्नोलॉजी में वैज्ञानिक व क्रमबद्ध रूप से प्रभावशाली बनाने की एक नवीन प्रक्रिया होती है। उद्देश्य के रूप में क्या अंतर होता है देखते हैं। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में शिक्षा में नवीन प्रवृत्तियों का विकास होता है, तो वहीं दूसरी तरफ शिक्षण प्रक्रिया को वैज्ञानिक रूप प्रदान करके उसे प्रभावशाली बनाना है। शिक्षण के आधार पर क्या डिफरेंस होता है? शैक्षिक तकनीक के शिक्षण आधार दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक, वैज्ञानिक एवं सामाजिक होते हैं और शिक्षण तकनीक में दार्शनिक एवं मनोवैज्ञानिक होता है। क्षेत्र के आधार पर देखते हैं क्या डिफरेंस है। जो शैक्षिक तकनीकी है उसका क्षेत्र अत्यंत ही व्यापक होता है,
इसकी अपेक्षाकृत शिक्षण तकनीक का क्षेत्र सीमित होता है। विषय वस्तु के आधार पर क्या अंतर है? व्यवहार तकनीकी, अनुदेशन तकनीक तथा अनुदेशन के प्रारूपों को इसके विषय वस्तु के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। वहीं दूसरी तरफ शिक्षण तकनीक में शिक्षण का नियोजन, व्यवस्थापन, अग्रसर व नियंत्रण संबंधित होते हैं। शैक्षिक तकनीक की विशेषताओं में देखते हैं ज्ञान को संचित करना एवं उसका प्रसार करना। वहीं दूसरी तरफ देखें शिक्षण तकनीक में शिक्षण को प्रभावपूर्ण बनाना, अंतःक्रिया पर आधारित शिक्षण व शिक्षण के तीनों पक्षों पर बल देना। आगे देखते हैं शिक्षा की तकनीक क्या है। शिक्षा की तकनीक में दो शब्द आपको सुनने को मिलेंगे, एक होता है शिक्षा में तकनीक, दूसरा शिक्षा की तकनीकी। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। शिक्षा में तकनीक में 2 पॉइंट आते हैं, मुख्यतः उपकरण पर आधारित और दूसरा वैज्ञानिक स्रोत। शिक्षा की तकनीक में मनोवैज्ञानिक स्रोत होते हैं, वैज्ञानिक स्रोत होते हैं, उपकरण एवं सिद्धांत पर आधारित होते हैं। एक बार इन दोनों को ऐसे समझ लेते हैं क्या होता है। शिक्षा में तकनीक पद का आशय विज्ञान एवं तकनीक प्रगति के परिणाम स्वरूप विकसित साधनों, उपकरणों एवं मशीनों का शिक्षा के क्षेत्र में प्रभावपूर्ण उपयोग से है। इसके अंतर्गत सभी प्रकार के दृश्य श्रव्य सामग्री, संचार एवं संप्रेषण साधन, जनसंपर्क माध्यम एवं यांत्रिक एवं इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे प्रोजेक्टर, फिल्म, रेडियो, टेलीविज़न, टेप रिकॉर्डर, शिक्षण मशीन और कंप्यूटर निर्देशित अनुदेशन आदि का समावेश होता है। इन्हें व्यक्तिगत अथवा सामूहिक रूप से सीखने के कार्य में लाया जा सकता है। जिस प्रकार वैज्ञानिक उपकरण के प्रयोग कृषि, बागवानी एवं उद्योग के क्षेत्र में प्रगति लाने का चमत्कारपूर्ण प्रयास किया गया है, उसी प्रकार शिक्षा में तकनीक भी शिक्षा के क्षेत्र में उद्देश्यों को प्रभावपूर्ण प्राप्ति के लिए वैज्ञानिक उपकरण का प्रयोग है। इसके विपरीत शिक्षा की तकनीक में एक बृहद और विशद प्रारूप है। इसमें शिक्षा के क्षेत्र में तकनीकी उपकरणों का प्रयोग तो शामिल है, लेकिन इसके साथ साथ शैक्षिक समस्याओं के समाधान, शैक्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति एवं शैक्षिक प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाने के लिए शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में खोजे गए विभिन्न तकनीक एवं मनोविज्ञान सिद्धांत, विधियां, प्रणालियों एवं क्रियाओं का सुव्यवस्थित एवं नियोजित प्रयोग भी सम्मिलित है। अब अगला पॉइंट देखते हैं क्या हम लोग को पढ़ना है। अब पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर तकनीकी या शैक्षिक तकनीक के कठोर शिल्प, कोमल शिल्प तथा प्रणाली उपागम, यानी कि इसको कह सकते हैं कंप्यूटर पर आधारित अनुदेशन यानी प्रणाली उपागम को पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं प्रणाली उपागम क्या होता है। आधुनिक विज्ञान के क्षेत्र में जो नवीन विधियां आती हैं उनमें से एक है प्रणाली उपागम। वर्तमान शताब्दी में विज्ञान ज्ञान के क्षेत्र में जो संकट की स्थिति आई है उनमें से रास्ता निकालने के लिए प्रणाली उपागम का जन्म हुआ था। सबसे पहले इसका प्रयोग अभियांत्रिकी और सैन्य विज्ञान में हुआ था। डॉक्टर वशिष्ठ ने एक स्थान पर कहा है, इसका विकास सर्वप्रथम उद्योग और प्रबंधाधिकरण यानी कि मैनेजमेंट के क्षेत्रों में हुआ और कालांतर में इसका प्रयोग शिक्षा के क्षेत्र में भी किया गया है। प्रणाली उपागम के लाभ को देख लेते हैं। शिक्षा में जो सुधार कर रहे हैं उसके परिणामों का भली भांति मूल्यांकन हो सकेगा, इसका लाभ होता है। अब प्रणाली उपागम के
अर्थ और परिभाषा को देखते हैं। अर्थ क्या होता है? प्रणाली ऐसे पदार्थ का योग या समावयव है जो किसी निरंतर चलने वाली अंतःक्रियाओं अथवा एक दूसरे पर आश्रित क्रियाओं द्वारा नियंत्रित और संचालित होती है। परिभाषा देख लेते हैं। बर्टलैंकी के अनुसार प्रणाली घटकों या तत्वों में एक ऐसी व्यवस्था या एकता स्थापित करती है जो समग्रता समष्टि का रूप धारण कर लेती है। एफकॉफ के अनुसार क्या परिभाषा देखते हैं? कोई भी प्रणाली एक दूसरे पर आश्रित तत्वों का योग समावयव है। राव के अनुसार एक विशेष रीति से कार्य करने वाली तत्वों की क्रमबद्ध व्यवस्था को प्रणाली कहते हैं। अब देखते हैं प्रणाली उपागम की विशेषताएं क्या हैं। हम लोग जो परिभाषा देखें, परिभाषाओं के आधार पर इसके निम्नलिखित विशेषताओं को देख सकते हैं। जैसे पहला, प्रणाली में ऐसे तत्व घटक रहते हैं जो परस्पर अंतःक्रिया करते हैं और एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। दूसरा, प्रणाली एक व्यवस्थित व संगठित समग्र है। तीसरा पॉइंट क्या है? किसी भी प्रणाली में जो भी तत्व या घटक रहते हैं वे आपस में मिलकर काम करते हैं ताकि प्रमुख लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। चौथा पॉइंट है, प्रणाली के विभिन्न तत्वों या घटकों का जो योगदान होता है उससे कहीं अधिक प्रभाव तथा योगदान समग्र होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। प्रमुख लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रणाली के तत्व या घटक आपस में सहयोग करते हैं। कह रहा है प्रणाली उपागम में प्रमुख लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रणाली के तत्व या घटक आपस में सहयोग करते हैं। इन सब विशेषताओं को संक्षेप में निम्न प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। जैसे प्रणाली एक ऐसी सत्ता है जिसमें विभिन्न तत्वों का समावेश होता है। ये सब तत्व परस्पर संबंधित होते हैं, उनमें परस्पर अंतःक्रिया होती है, वे एक दूसरे के पूरक होते हैं और मिलकर कार्य करते हैं ताकि समग्र प्रणाली के लक्ष्य तक पहुंच सकें। अब देखते हैं प्रणाली उपागम के घटक कंपोनेंट्स को देखते हैं क्या होता है। जितने भी प्रकार की प्रणालियां हैं उन्हें निम्नलिखित 4 तथ्यों द्वारा अभिव्यक्त किया जा सकता है। पहला, अदा यानी कि आगत, इसका इंग्लिश वर्ड होता है इनपुट। नेक्स्ट, दूसरा जो है प्रक्रम या प्रक्रिया यानी कि प्रोसेस। और तीसरा है प्रदा या निर्गत यानी कि आउटपुट। और चौथा तत्व जो है घटक वातावरणीय संदर्भ, इन्वायरमेंट कंटेंट। अब देखते हैं प्रणाली उपागम के विभिन्न सोपान। प्रणाली उपागम के विभिन्न सोपान हैं जो 8 प्रकार से हैं। तो चलिए इनको देखते हैं। प्रथम सोपान प्रणाली की योजना बनाना है यानी कि प्लानिंग द सिस्टम। इसके अंतर्गत क्या पढ़ते हैं? नंबर 1, आवश्यकताओं का पता लगाना। नंबर 2 जो है प्रणाली के परिवेश का विश्लेषण। और नंबर 3, प्रणाली में विकल्पों का अवलोकन। नंबर 4, प्राथमिकता के आधार पर उद्देश्य निर्धारित करना। नंबर 2 जो देख रहे हैं, द्वितीय सोपान प्रणाली की रूपरेखा तैयार करना। नंबर 1 है प्रत्येक क्रिया यानी कि इकाई के लिए उद्देश्य का निर्धारण करना। नंबर 2, प्रत्येक क्रिया या इकाई का क्रम निर्धारित करना। नंबर 3, उचित साधनों का निर्धारण। इसका तृतीय सोपान देखते हैं, तृतीय सोपान का विकास
डेवलपिंग सिस्टम। इसके अंतर्गत क्या आते हैं? प्राथमिक परीक्षण, और दूसरा योजना की विकास की दृष्टि से क्रमानुसार गति करना। चौथा है यानी कि चतुर्थ सोपान, प्रणाली को क्रियान्वित करना। इसके अंतर्गत क्या आता? प्रणाली को पहले छोटे क्षेत्र में प्रवेश करके देख लेना कि कितने अवयव क्रियान्वित हो सकते हैं, और दूसरा उप इकाइयों के कार्यों को देखकर निर्धारित कर लिया जाए कि अनिवार्य शिक्षा के विकास में उसकी क्या भूमिका है। नंबर 5 है यानी कि पंचम सोपान, प्रणाली का मूल्यांकन व रूपांतरण, इवेल्युएटिंग एंड मॉडिफाइंग द सिस्टम। इसके अंतर्गत क्या पढ़ते हैं? पूर्ण प्रणाली का मूल्यांकन करना। नंबर 2, जो 5वां सोपान है उसके अंतर्गत दूसरा पॉइंट क्या है? पूर्ण प्रणाली का रूपांतरण। पहले मूल्यांकन करेंगे फिर उसका रूपांतरण करेंगे। नेक्स्ट है छठा सोपान क्या है? षष्ठम सोपान। इसके अंतर्गत कार्य को विस्तृत करना होता है। और सप्तम सोपान यानी कि जो 7वां सोपान है क्या है? प्रदा यानी निर्गत आउटपुट का मूल्यांकन करना और देखना कि क्या प्रणाली अपने निर्धारित यानी कि द्वितीय सोपान के अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति कर सकती है या नहीं। सप्तम सोपान में प्रदा का मूल्यांकन करना होगा और देखना होगा कि प्रणाली अपने निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति कर पा रही है कि नहीं। और 8वां सोपान जो है मूल्यांकन के आधार पर प्राप्त प्रदत्त सामग्री की प्रतिपुष्टि। अब पढ़ते हैं हम लोग शैक्षिक तकनीक के विभिन्न रूप, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी क्या होता है? इसको हम लोग समझ सकते हैं ऐसे: कठोर शिल्प उपागम या कोमल या मृदुल शिल्प उपागम। ये इसके विभिन्न रूप हैं। तो चलिए इन दोनों को देखते हैं, एक साथ देखते हुए चलेंगे दोनों में डिफरेंस ताकि हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 जो है कठोर शिल्प उपागम का सर्वप्रथम प्रयोग सन 1964 में ए लैम्सडेन ने किया था। तो वहीं दूसरी तरफ कोमल शिल्प उपागम को देखते हैं। इसका उपयोग सबसे पहले बीएफ स्किनर द्वारा किया गया था। कठोर शिल्प उपागम शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में मशीनों के प्रयोग से है। तो वहीं कोमल शिल्प उपागम जो है शिक्षण अधिगम के विभिन्न सिद्धांतों, प्रविधियों तथा विधियों को प्रयोग से है। तीसरा पॉइंट है कठोर शिल्प उपागम शैक्षिक तकनीक प्रथम भी कहा जाता है। जो कठोर शिल्प उपागम है उसको मशीन उपागम, शैक्षिक तकनीक प्रथम भी कहा जाता है। वहीं कोमल शिल्प उपागम को शैक्षिक तकनीक द्वितीय या अनुदेशन उपागम के नाम से भी जाना जाता है। कठोर शिल्प उपागम का प्रमुख आधार भौतिक विज्ञान होता है। तो वहीं दूसरी तरफ कोमल शिल्प उपागम का भौतिक आधार मनोविज्ञान होता है। कठोर शिल्प उपागम शिक्षण को प्रभावी बनाने में उपयोगी होता है। कोमल शिल्प उपागम छात्र में वांछित व्यवहार परिवर्तन लाने की दृष्टि से उपयोगी होता है। कठोर शिल्प उपागम दूरवर्ती शिक्षा के क्षेत्र में उपयोगी होती है। तो वहीं दूसरी तरफ शिक्षण के सिद्धांतों के विकास हेतु उपयोगी होता है। कौन सा? कोमल शिल्प उपागम। अब देखते हैं कठोर शिल्प उपागम को शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को रुचिकर बनाने में सहायक होता है। वहीं कोमल शिल्प उपागम शिक्षण उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायक है। कठोर शिल्प उपागम पृष्ठपोषण प्रदान करता है। पृष्ठपोषण मीन्स फीडबैक। वहीं दूसरी तरफ कोमल जो है पुनर्बलन व पृष्ठपोषण दोनों का ही प्रयोग करता है।
और देखते हैं आगे। कठोर शिल्प उपागम की पूर्णता हेतु कोमल शिल्प उपागम का होना आवश्यक है। कठोर शिल्प उपागम के बिना भी कोमल शिल्प उपागम का प्रयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, कठोर शिल्प उपागम का आविर्भाव भौतिक विज्ञान व अभियांत्रिकी से हुआ है, लेकिन कोमल शिल्प उपागम का आविर्भाव शिक्षण अधिगम सिद्धांतों के आधार पर हुआ है। कठोर शिल्प उपागम यह दृश्य श्रव्य सामग्री पर आधारित होता है, वहीं कोमल शिल्प उपागम यह अनुदेशन व व्यवहार तकनीक पर आधारित होता है। कठोर शिल्प उपागम उत्पाद केंद्रित उपागम है। कोमल शिल्प उपागम प्रक्रिया केंद्रित उपागम है। कठोर शिल्प उपागम शिक्षा जगत को अपनी सेवाएं प्रत्यक्ष रूप से प्रदान करता है। कोमल शिल्प उपागम सिल्वरमैन ने इसे रचनात्मक शैक्षिक तकनीक की संज्ञा दी है। जो सिल्वरमैन है, कोमल शिल्प उपागम को रचनात्मक शैक्षिक तकनीक कहा है। कठोर शिल्प उपागम मशीनों एवं उपकरणों की सहायता से शिक्षण किया जाता है, लेकिन कोमल शिल्प उपागम में मशीनों का प्रयोग शिक्षण को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से किया जाता है। अगला पॉइंट है, कठोर शिल्प उपागम शिक्षण मशीन भाषा प्रयोगशाला कंप्यूटर सहायक अनुदेशन आदि का प्रयोग उल्लेखनीय है। कोमल शिल्प उपागम में शिक्षण तकनीक, अनुदेशन तकनीक तथा व्यवहार तकनीक पर विशेष बल दिया जाता है। कठोर शिल्प उपागम में छात्र व शिक्षक के बीच की दूरी को कम किया जाता है। कोमल शिल्प उपागम में कक्षा शिक्षण के समय होने वाली अंतःक्रिया को प्रभावी बनाने में सहायक होती है। अब देखते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। इस यूनिट का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है गैगने। गैगने का जो अधिगम के प्रकार हैं ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, यानी कि कंडीशंस ऑफ लर्निंग। चलिए देखते हैं इसको। गैगने ने 1965 में अपनी पुस्तक द कंडीशन ऑफ लर्निंग में सीखने के 8 प्रकार को व्यक्त किया है। वे सभी श्रृंखलाबद्ध क्रम में होते हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन से 8 प्रकार हैं। सांकेतिक सीखना, उद्दीपन अनुक्रिया सीखना, सरल श्रृंखला का सीखना, शाब्दिक सहचर्य सीखना, विभेदीकरण सीखना, संप्रत्यय सीखना, नियम सीखना, समस्या समाधान सीखना। तो सबसे पहले सांकेतिक सीखना को समझते हैं क्या होता है। नंबर 1 जो है सांकेतिक सीखना। सांकेतिक सीखना क्लासिकी अनुबंधन सीखना के समान होता है, जिसमें कोई तटस्थ उद्दीपन के साथ कोई स्वाभाविक उद्दीपन को एक साथ कई बार दिया जाता है। जैसे पावलोव की क्लासिकी अनुबंधन प्रयोग में घंटी की आवाज़ तथा भोजन को साथ साथ कुछ प्रयास तक देने पर कुत्ता मात्र घंटी की आवाज़ पर लार का स्राव करना सीख जाता है। इस तरह का सीखना सांकेतिक सीखना के उदाहरण हैं। पावलोव के क्लासिकी अनुबंधन को मनोविज्ञान ने टाइप यस अनुबंधन कहा है।
अब दूसरा पॉइंट देखते हैं, उद्दीपन अनुक्रिया सीखना। ये क्या होता है? वैसे सीखना तो उद्दीपन अनुक्रिया कहा जाता है, जिसमें प्राणी किसी उद्दीपन के प्रति एक ऐच्छिक क्रिया करता है जिसका परिणाम उस पर सुखद होता है, और वह धीरे धीरे उस उद्दीपन के प्रति वही अनुक्रिया करना सीख लेता है। स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन, या जिसे साधनात्मक अनुबंधन भी कहा जाता है, एक उद्दीपन अनुक्रिया का उदाहरण है, जिसमें स्किनर बॉक्स में चूहा लीवर दबाने की प्रक्रिया को सीख लेता है। स्किनर के साधनात्मक अनुबंधन को मनोवैज्ञानिकों ने टाइप आर अनुबंधन भी कहा है। अगला तीसरा पॉइंट देखते हैं, सरल श्रृंखला का सीखना। ये जो सरल श्रृंखला का सीखना है, इसमें गैने ने इस तरह के सीखने से तात्पर्य एक में होने वाले अलग अलग कई उद्दीपन अनुक्रिया संबंधों के सेट से बताया है। इस प्रकार का सीखना पेशीय सीखना में पाया जाता है, जैसे एक कार चलाना, दरवाज़ा खोलना, तबला बजाना आदि ऐसे पेशी सीखना के उदाहरण हैं, जिनमें कई छोटी छोटी अनुक्रियाएं एक क्रम में सम्मिलित होती हैं। जब ये सारी अनुक्रियाएं आपस में संबंधित होती हैं तो व्यक्ति कार चला पाता है, या दरवाज़ा खोल पाता है, या फिर तबले को बजा पाता है। चौथे पॉइंट को देखते हैं, शाब्दिक साहचर्य सीखना, यानी कि वर्बल की बात कर रहा है। इसमें शाब्दिक साहचर्य सीखना वैसे सीखना को कहा जाता है जिसमें व्यक्ति को उद्दीपन अनुक्रिया का ऐसा क्रम सीखना होता है जिसमें शाब्दिक अभिव्यक्ति निहित होती है, जैसे पोयम को याद करना, शब्दावली कोई वर्ड्स को याद करना, स्टोरी को याद करना आदि शाब्दिक साहचर्य के कुछ उदाहरण हैं। पांचवा पॉइंट देखते हैं, विभेदीकरण सीखना। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि इसे व्यक्ति विभिन्न उद्दीपनों के प्रति विभिन्न अनुक्रिया करना सीखता है, जैसे बालकों द्वारा त्रिभुज और चतुर्भुज में अंतर सीखना, अलजेब्रा और अंकगणित में अंतर सीखना। अब खेल है, जैसे फुटबॉल और क्रिकेट में अंतर करना सीख लेगा, वही विभेदीकरण के कुछ उदाहरण हैं। अगला पॉइंट है, संप्रत्यय सीखना। संप्रत्यय का मतलब एक कॉन्सेप्ट होता है, यानी कि कई वस्तुओं के सामान्य गुणों के आधार पर कोई विशेष अर्थ को सीखना संप्रत्यय सीखना कहा जाता है। जैसे भालू, बाघ, सिंह तथा सियार शब्दों में एक सामान्य गुण अर्थात जंगली पशु का संप्रत्यय छिपा है। यहाँ जंगली पशु के संप्रत्यय को सीखना संप्रत्यय सीखना एक नमूना होगा। अगला देखते हैं, सातवां जो प्रकार है, नियम सीखना। ये जो है नियम का सीखना एक महत्वपूर्ण सीखना होता है। नियम में दो या दो से अधिक संप्रत्यय के बीच एक नियमित संबंध का पता चलता है। इस तरह के सीखना से व्यक्ति का ज्ञान भंडार विकसित होता है, जैसे बालकों द्वारा व्याकरण, गणित, विज्ञान आदि के विभिन्न नियमों का सीखना इसी तरह के सीखने की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट नंबर को देखते हैं, यानी कि जो 8वां नंबर है, लास्ट प्रकार, समस्या समाधान सीखना। इसके अंतर्गत समस्या समाधान सीखना गैने के श्रृंखलाबद्ध सीखने की सबसे ऊपरी अवस्था है। इस तरह के सीखने में व्यक्ति किसी नियम का उपयोग करके कोई समस्या का समाधान करता है और एक नए तथ्य को सीखता है। ये था समस्या समाधान सीखना। अब देखते हैं, गैने ने सीखने के इन 8 प्रकारों को बताते समय एक और महत्वपूर्ण तथ्य जो स्पष्ट किया वह यह था कि इनमें चौथी अवस्था में, ये जो चौथी अवस्था है,
अर्थात शाब्दिक साहचर्य, यानी जो चौथी अवस्था है वो शाब्दिक साहचर्य सीखना। ये तथा इसी ऊपर के अन्य सभी, ये जो चौथे से लेकर के इसके ऊपर यानी 8वें तक के शिक्षकों के लिए अधिक महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि वर्ग में शिक्षक द्वारा ही दिया जाने वाला निर्देश में मूलतः चौथी अवस्था से 8वीं अवस्था में सीखना निहित होता है और पहली से तीसरी यानी कि सांकेतिक सीखना, उद्दीपन अनुक्रिया सीखना, सरल श्रृंखला का सीखना, ये जो तीनों हैं ये सीखने का महत्व शिक्षक के लिए मात्र इतना ही है कि वे चौथी अवस्था के सीखने के लिए छात्रों में एक आवश्यक पृष्ठभूमि का निर्माण करने में मदद कर सके। इस वीडियो में यूनिट 1 को पूरा कवर किया गया है, जो आपके पेपर के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, जो हेल्पफुल होगा।